guys, welcome to Okay Padai. I'm Lavanya and today we will do the last lesson. Ironically, the first lesson of class 12 English. So before we start with the story, I want to give you the historical context. अब historical context क्यों जानना है? ताकि समझ में तो आए कि स्टोरी किस पर्पस में लिखी गई थी. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पहले स्टोरी वन लाइन में बता देती हूँ. बहुत सिंपल सी स्टोरी है. एक लड़का होता है वो स्कूल जाता है एंड उसको पता चलता है कि आज उसका फ्रेंच लेसन का लास्ट डे है, तो मतलब आज के बाद उसको फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी. ये बेसिकली पूरी स्टोरी है इन वन लाइन. अब आपको लगेगा कि ये स्टोरी पढ़ के क्या फायदा, ठीक है उसका लास्ट लेसन है हमें क्या, बट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से हम समझ में आएगा. द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ओवर हियर इज दैट देयर वाज अ फ्रैंको प्रशियन वॉर. अब फ्रांस और प्रशिया के बीच में वॉर चल रही थी, तो उसमें क्या हुआ, फ्रांस हार गया. अब जब कोई भी कंट्री जब वॉर में हार जाती है फिर क्या होता है, रशिया ने ऑब्वियसली उस एरिया को ऑक्यूपाई करा एंड वहां पे इम्पोज कर दी जर्मन लैंग्वेज. अब प्रशिया कौन सी जगह है, अभी प्रशिया कोई जगह नहीं है, बट बैक देन प्रशिया वॉज जर्मनी प्लस पोलैंड प्लस सम पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया. तो ये तीन रीजन्स जब इकट्ठे होते इनको प्रशिया का नाम दिया गया था, अब नहीं एग्जिस्ट करता. तो जब फ्रांस हार गया था तो उस पर जर्मन लैंग्वेज इम्पोज कर दी थी. ऑफ कोर्स जैसे हमारा ब्रिटिश राज भी था तो उसमें क्या हुआ था, हमारे पे इंग्लिश लैंग्वेज भी इम्पोज कर दी थी. तो वैसे वहाँ पे यही हुआ था. नाउ अब आपको लग रहा है कि लैंग्वेज का इतना क्या मतलब, इतना क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है. सी, कोई लैंग्वेज जब आप अपनी मर्जी से सीखते हो, जैसे मैं जर्मन पढ़ती हूँ, तो वो एक इंटरेस्ट है, वो एक हॉबी है कि आपको पढ़ना अच्छा लगता है, उसमें कुछ गलत सही नहीं है, वो आपकी एक हॉबी है. बट अगर कोई आप पे इम्पोज कर दे, कोई आप पे फोर्स कर दे, वो चीज़ ठीक नहीं है. जब आपको कोई बोल दे कि अब आप अपनी लैंग्वेज में बात ही नहीं कर सकते हो, अब आपको इस लैंग्वेज में ही बात करनी पड़ेगी, दैट इज नॉट द राइट थिंग. वो आपको थोड़ा सा सफोकेटिंग सा लगेगा कि ये क्या हो रहा है, मैं अपनी कंट्री में अपने लोगों के साथ अपनी लैंग्वेज में बात नहीं कर सकती. अब ये स्टोरी में ना लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा एम्फोसिस है. लैंग्वेज पे क्यों, क्वेश्चन आ रहा होगा ना. लैंग्वेज तो बहुत बेसिक चीज़ है, क्या हो गया अगर हम ये लैंग्वेज ना बोले, हम अगर वो फ्रेंच ना बोल के जर्मन बोले तो क्या फ़र्क पड़ता है. सी, लैंग्वेज जो है इट्स बेसिकली अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो आपने जब रूल तो कर दिया, ठीक है आपने वो एरिया ऑक्यूपाई कर दिया, रूल तो कर रहे हो, बट आपने तो बेसिक फाउंडेशन लेवल पे ही अब चले गए हो. बेसिक बातचीत करने का तरीका ही आपने बदल दिया है. तो जब वो चीज़ें सी ऑब्वियसली थोड़ा सा रिलेट करना हमारे लिए मुश्किल है, बिकॉज हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं. टाइम्स आर वेरी डिफरेंट राइट नाउ, बट बैक देन तब तो बहुत वॉर ये सब चल रहा था. तो लैंग्वेज का मैं आपको इम्पोर्टेंस बता रही थी कि आपके वो रूट लेवल पे ही आपको एक तरह से ना ब्रेक कर रहे हैं, इन द सेंस कि आप अपने नेशन से ही डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं. क्योंकि हमने कभी ना नोटिस नहीं करा, बट लैंग्वेज समहाउ इज अ पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी. कहीं ना कहीं हम लैंग्वेज से हमें पता चल जाता है कि ये इस रीजन का होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर इंग्लिश लैंग्वेज ही बोल रहे हैं तो एक्सेंट से भी पता चल जाता है कि जिस एक्सेंट में ये पर्सन बात कर रहा है प्रॉबेबली ब्रिटिश है, प्रॉबेबली अमेरिकन है, रशियन है, इंडियन है. थोड़ा एक्सेंट में फर्क आता है. डायलेक्ट से भी होता है, राइट. जैसे कि हिंदी में बहुत कॉमन है, दिल्ली वाले लोग बहुत बोलते हैं ना मुझे तुझे, मुंबई वाले क्या बोलेंगे मेरे को तेरे को, राइट. वैसे तो हर जगह कुछ भी तुम बोल सकते हो, बट एक सॉर्ट ऑफ एक पहचान बन जाती है. तो आपकी वो पहचान, आपकी वो आइडेंटिटी आपसे छीन ली जब आपकी लैंग्वेज ही आपको बोलना मना कर देंगे, राइट. सो नाउ यू नो, बिफोर रीडिंग द स्टोरी आई हैव रिटन दीज एक्सप्रेशंस. ये बुक में मार्क करे गए थे एक्सप्रेशंस. इसके वर्ड मीनिंग्स पहले डिस्कस कर लेते हैं. इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, ड्रेड का मतलब फियर होता है, तो मतलब बहुत ज्यादा डरा हुआ, बहुत ज्यादा फियर में था. इन यूनिसन टुगेदर एट द सेम टाइम, वेरी सिंपल. काउंटेड ऑन मतलब रिलाई करना, डिपेंड करना किसी पे. अ ग्रेट बसल, बसल का मतलब रश, मतलब बहुत भागना और ये सब हो रहा है, तो दैट इज अ रश, क्योस मच रहा है. थम्ड एट द एजेस मीन्स डैमेज एट द एजेस. अब जब कोई भी हम बुक पढ़ते से होते ना, बहुत सालों से पढ़ रहे हैं या बहुत सालों से भी ना पढ़ रहे हो, अगर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली बुक को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो एजेस पे थोड़ी बहुत मुड़ जाती है, राइट. थोड़े टाइम के साथ तो उसके पेजेस भी येलो होने शुरू हो जाते हैं, बट जब हमारा इतनी बार ऊपर ऐसे होता है ना, खोलते हैं बंद करते हैं, तो अपने आप थोड़े टाइम बाद मुड़ने भी शुरू कर जाते हैं. तभी उनको लैमिनेट भी करवा देते हैं कवर पेज को, वो खराब ना हो. सो दैट इज थम्ड एट एजेस. एंड रिप्रोच आर सेल्स विद, रिप्रोच मीन्स डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट हो जाना. सो दीज वर द एक्सप्रेशंस. अब लेट्स डिस्कस दीज टर्म्स आल्सो.
लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म, इसका मतलब ये है बहुत सिंपल वर्ड्स में, मेरी लैंग्वेज सुपीरियर है, मतलब मेरी लैंग्वेज ही सबसे बेस्ट है, इसके अलावा और कोई लैंग्वेज अच्छी है ही नहीं। यू गेटिंग इट? एक तरीका क्या होता है कि लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज पढ़ो बोलो, डजंट मेक अ डिफरेंस, इट्स द लैंग्वेज ओनली। बट एक होता है जब आप कंपैरिजन ड्रॉ करते हो और आप बोलते हो हायरार्की में ये सबसे टॉप लैंग्वेज है, वो गलत चीज़ है। दैट इज लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। मतलब क्या होता है जब आप किसी लैंग्वेज को बहुत सुपीरियर मानते हैं एंड बाकी लैंग्वेजेस को इंफीरियर, मतलब बाकी लैंग्वेजेस के रिस्पेक्ट नहीं करते उस तरह से। देन वी हैव प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है पोस्टपोन करना, डिले करना। मैं आज काम नहीं करूंगा, कल कर लूंगा, जो कल आएगा वो परसों में बदल जाएगा, ऐसे करके पूरा एक हफ्ता बन जाएगा, महीना बन जाएगा। तो हम प्रोक्रेस्टिनेट कहते हैं इसको, कि डिले करते जाते हैं हम। नाउ वी हैव टू टर्म्स, पेट्रियटिज्म एंड जिंगोइज्म। सुना हुआ है? पेट्रियट का मतलब क्या होता है, जो अपने कंट्री को बहुत प्यार करता है, अपने कंट्री को बहुत सपोर्ट करता है, विच इज अ नाइस थिंग, नेशनलिस्ट है वो, राइट? इसमें कुछ गलत नहीं है। जिंगोइस्ट इज द एक्सट्रीम फॉर्म, जब आपको लगता है कि आपका नेशन ही सबसे बेस्ट है, आपका नेशन ही सबसे सुपीरियर है, इसके अलावा तो कोई और नेशन अच्छा है ही नहीं, दैट इज जिंगोइज्म। तो वो क्या हो गया, एक्सट्रीम फॉर्म हो गया, वो अच्छी बात नहीं है। जैसे लिंग्विस्टिक शोविनिज्म में भी क्या होता है कि लैंग्वेज, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को बहुत हाई लेवल पे ट्रीट करते हैं, बाकियों को नहीं। सो दीज टू थिंग्स आर नॉट गुड। बीइंग अ पेट्रियट इज अ गुड थिंग, आप अपने नेशन से प्यार करते हो, रिस्पेक्ट योर नेशन, दैट्स ग्रेट। बट जिंगुइस्ट कभी मत होना, बाकी कंट्रीज की भी रिस्पेक्ट करो, बाकी लोगों की भी रिस्पेक्ट करो, राइट? So now I've discussed these word meanings with you. Let's start with the story now. So I start reading from it. I started for school very late that morning. अब पहला वर्ड क्या है, आई, तो मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन नरेशन है। एंड आई कौन बोल रहा है? फ्रांस, लड़की का जो नाम है। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding. मतलब उसको बहुत डर लग रहा था। अब नॉर्मली स्कूल जाते वक्त डर किसको लगेगा, जिसने प्रोबेबली होमवर्क ना करा हो या कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना था वो ना बनाया हो, है ना? लेट्स सी इसके केस में क्या था। स्पेशली बिकॉज एम हैमिल, अच्छा ये जो एम ऐसे करके वो एक पीरियड लगा हुआ है ना, एम का मतलब जो होता है ना फ्रेंच में, इट्स मुसियोर, दैट मीन्स मिस्टर। So because M. Hamill had said that he would question us on participles. Participles एक grammar topic होता है. And I did not know the first word about them. Okay, so now we know why is he nervous? क्योंकि उसको participles के बारे में कुछ पता ही नहीं है and probably उसकी टीचर ने आज उस पर question ही करना होगा. For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. Just like any other kid ना, जब कुछ ना हो पाए, अब आपको पता है कि डांट पड़ने वाली है, ये नहीं कि बजाय मैं काम कर दूँ थोड़ा और किसी तरह मैं काम करके सबमिट कर दूँ या प्रिपेयर कर दूँ, नहीं, एस्केप कर देता हूँ, राइट? इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चॉपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड्स मतलब फॉरेस्ट होते हैं। तो अब उसको नेचर दिख रहा है कि यार नेचर कितना सुंदर है। And in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. अब sawmill जो होता है ना, एक फैक्ट्री होता है बेसिकली, जहाँ पे वुड, लॉग ऑफ वुड्स को डाला जाता है एंड उसका फिर प्लैंक बनता है, बोर्ड बनता है। सिंपल से याद कर लो, sawmill मतलब एक फैक्ट्री जिसमें वुड यूज करते हैं। It was all much more tempting than the rules for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. So he was still good. उसने एस्केप नहीं करा, और दो उसको डिस्ट्रैक्शन थी उसके आसपास, नेचर को देख रहा था कि बर्ड्स हैं वहाँ पे, प्रशियन सोल्जर्स हैं ड्रिल कर रहे हैं, बट स्टिल उसने अपने आप को रिजिस्ट किया कि नहीं मुझे स्कूल जाना चाहिए, इट्स ओके, मेरे को नहीं पता, चले जाता हूँ। सो ओवर हियर ही वाज mesmerized by the environment, the nature over there. When I passed a town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. अब bulletin board पे कुछ notices ही लिखे होते हैं. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? अच्छा वैसे तो बुलेटिन बोर्ड पे सिर्फ एक नोटिस ही लिखा जाता है, बट क्योंकि पिछले 2 साल से क्या आ रही थी वहाँ पे, बैड न्यूज आ रही थी, तो अब आपका ऑटोमेटिकली आपका एक प्रीकंसीव नोशन क्या बन जाएगा, अब भी कुछ बुरा ही होगा। अब वो सोच रहा होगा कि क्या हुआ होगा। So here over this in this page, अब ध्यान से सुनो,
जब भी आप कोई स्टोरी पढ़ो उसका पेज बाय पेज एक समरी बनाओ, इन द सेंस एक पॉइंटर बना लो ताकि आपको याद हो उस पेज पे क्या हुआ। सुनने में थोड़ा अलग लग रहा है, मैं बताती हूँ क्या होता है। सी जैसे हमारी स्टोरी है 6 पेजेस की है, तो जो भी आप हर एक पेज पढ़ते हो उसमें एक दो पॉइंटर्स बना लो कि इस पूरे पेज में ये बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस पेज इट्स अबाउट दैट द चाइल्ड इज वेरी मेस्मराइज्ड बाय द नेचर, बाय द सराउंडिंग्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। अब इससे क्या होगा, जब आप एग्जाम में रिवाइज करोगे ना, आप सबसे पहले वो पॉइंटर्स पढ़ना। इससे क्या होगा, आपको सीक्वेंस याद हो जाएगा कि स्टोरी में सबसे पहले क्या हुआ था, क्या डिस्क्रिप्शन पहले था, कैसे हुआ था, ये आपको एक एक करके सब पता चल जाएगा। आर यू गेटिंग इट? इससे क्या होता है, कई बार ना क्या होता है कि हम एग्जाम में जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें आंसर रिकॉल नहीं हो रहा होता। कई बार लगता भी है ना कि यार पूरा अच्छे से पढ़ के भी गया था फिर भी क्यों नहीं आ रहा आंसर। इस मोमेंट में दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ये है कि आप जगह छोड़ दो उस वक्त एंड बाद में पहले सारे क्वेश्चंस कर लो, फिर एट द एंड आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, विच इज ऑल्सो नाइस तरीका। ये मैं भी बहुत करती थी कि अब एक क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं याद आ रहा है, तो बजाय कि मैं उस पर टाइम वेस्ट करूँ उस पर जगह छोड़ दो, सारा एग्जाम सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। अब लास्ट में जब आधा एक घंटा बचेगा आराम से पीसफुली सोच के देख लूंगी। सेकंड तरीका क्या होता है, रिकॉल द स्टोरी। पूरी स्टोरी एकदम से एक दो मिनट के अंदर ना रिकैप्चुलेट कर लो, क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। कई बार रिकैप करने से भी ना एकदम से आंसर याद आ जाता है। सो ओवर हियर इन दिस पेज हमने क्या पढ़ा, दैट ही वाज रियली मेस्मराइज्ड बाय द नेचर, उसको सराउंडिंग्स अच्छी लग रही थी, उसका पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं है, एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ बुलेटिन बोर्ड। नाउ लेट्स रीड फर्दर। Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith, Wachter is watchman, German word है ये, who was there with his apprentice, trainee, reading the bulletin, called after me. Don't go so fast, Pub. You'll get to your school in plenty of time. I thought he was making fun of me and reached M. Hamill's little garden all out of breath. अब हुआ क्या, जब वो जा रहा था वो स्कूल के लेट हो रहा था, तो वहां पे जो लोग थे, ब्लैक स्मिथ था, वॉचमैन था, उसने बुलेटिन बोर्ड पढ़ने के बाद क्या बोला कि इतनी जल्दी मत जाओ, बहुत टाइम है। अब इसका मतलब बुलेटिन बोर्ड में कुछ तो ऐसा होगा जो पढ़ के उन्होंने ऐसे दिया स्टेटमेंट। लेकिन फ्रांस जो बच्चा है उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि यार ये तो सरकास्टिक हो रहे हैं, इनको पता है मैं लेट हो रहा हूँ, मेरा पढ़ाई में भी इतना इंटरेस्ट है, तो टॉन्ट मार रहे हैं, सरकास्टिक हो रहे हैं। ही थॉट लाइक दैट एंड वो एकदम से जल्दी से भागते हुए पहुंच गया स्कूल। Usually, when school began, there was a great bustle, बहुत शोर होता था, which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. जैसे होता नहीं स्कूल में टीचर्स स्केल या डस्टर यूज करके ऐसे टेबल पे से हिट करते हैं ताकि चुप हो जाओ। But now it was also still. अब क्या हो रहा है, ऐसे नॉर्मल स्कूल की सराउंडिंग जब आप भी जाते होगे अपने स्कूल, तो मॉर्निंग में क्या होता है सबसे पहले कि लोग बस से उतर के क्लास में जा रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं, कॉरिडोर में घूम रहे हैं, मे भी कोई पढ़ रहा होगा, कोई कुछ खा रहा होगा, राइट। कुछ ना ऐसे मतलब एक स्टिलनेस नहीं होती, एक साइलेंस नहीं होता, सब कोई ना कोई एक्टिविटी में बिजी ही होते हैं, राइट। बट वॉट हैपन दैट पर्टिकुलर डे इन फ्रांसिस स्कूल, क्या हुआ था, एकदम शांति से। इसका मतलब कुछ तो ऐसी बात हुई है ना कि सभी स्टिल है, ये क्या हुआ। I had counted on the commotion, commotion means disturbance, to get to my desk without being seen. But of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. अब हुआ क्या, जब कोई लेट होता है तो यही सोचते हैं ना कि कितनी भीड़ होगी, चुपके से मैं क्लास के अंदर बैठ जाऊंगा, पता भी नहीं चलेगा, इतने लोग तो पहले ही आगे पीछे बाहर घूम ही रहे हैं, राइट। बट एट दैट डे क्या हुआ था, पूरा साइलेंस था, कोई कमोशन नहीं था, कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। एंड लुक एट द फ्रेज, इट वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। अब संडे हमें पता है यूजुअली सबकी छुट्टियां ही होती है उस दिन, तो उस वक्त क्या होता है, एकदम शांति होती है। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स already in their places and M. Hamill walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. उस दिन क्या हुआ था, सब आराम से बैठे हुए हैं, ये क्या हो गया, बच्चे इतने सारे डिसिप्लिन वे में बैठे हुए, मतलब शांति से। कुछ तो हुआ होगा ना इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट ज्यादा कुछ बहुत अलार्मिंग, बहुत शॉकिंग चीज हुई होगी ना कि सभी चुप बैठे हुए हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि क्या पता लेसन स्टार्ट होने वाला हो, क्योंकि फ्रांस तो लेट भी था। I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. अब जब लेट कोई आता है तो अजीब तो लगता ही है।
But nothing happened. Okay, तो अभी कोई डांट नहीं पड़ी है. M. Hamill saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you." ये क्या हुआ? टीचर ने भी नहीं डांटा लेट आने पर. I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and a little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. तो पहले तो खुद में इतना नर्वस था कि मैं लेट हो गया डांटना पड़ जाए ऐसा. बट जैसे ही वो बैठा सेटल हुआ, थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करा, उसको धीरे-धीरे रियलाइज़ हुआ कि शांति तो चलो है ही क्लास में, बट एब हैमिल हिज टीचर वाज़ वेयरिंग अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लोथिंग. क्या था उसमें? ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट, ब्लैक सिल्क कैप, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड. चलो ठीक है, किसी का तैयार होने का बहुत मन है तो हो जाए. बट ये टाइप की ड्रेस एम हैमिल कब पहनता था? व्हेन इट वाज़ ईदर इंस्पेक्शन और प्राइस डेज. तो अब लग रहा होगा ना कि यार अब क्यों पहने क्लोथिंग. सो नाउ फ्रांस इज वेरी क्यूरियस कि हो क्या रहा है. सुबह वो ब्लैक स्मिथ वॉचमैन कहते हैं कि आराम से चले जाओ. बुलेटिन बोर्ड पे भी कोई न्यूज़ तो आई ही थी, आई मीन नोटिस था ही. एंड देन क्लास में मैं जाता हूँ तो शांति सारे बच्चे चुपचाप बैठे हुए हैं. एम हैमिल डांटता भी नहीं है. यू नो ही इज वेरी क्यूरियस कि हो क्या रहा है एक्चुअली. Now let's summarize these two pages. Not these two, I mean the second page. क्या था? That he observed the environment around him. Basically वो सारा observe कर रहा था इस वक्त कि हो क्या रहा है, कि स्कूल में लोग कैसे बैठे हुए हैं, यूजुअली क्या होता था, अभी क्या हो रहा है, एम हैमिल ने क्या कपड़े पहने हुए हैं. सो राइट नाउ ही इज जस्ट ऑब्जर्विंग एंड ही इज वेरी क्यूरियस ऑल्सो कि एकदम से हो क्या रहा है. Besides, the whole school seemed so strange and solemn. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser, with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several others besides. Now we observe कि जो backbenches थी उसके बिल्कुल last seats वो हमेशा खाली रहती थी. But what happened? इतने सारे लोग बैठे हुए थे. कौन कौन? ओल्ड हाउसर, फॉर्मर मेयर जो पहले मेयर था, जो पहले पोस्ट मास्टर था. मतलब इतने सारे लोग बैठे हैं. सो नाउ ही इज जस्ट ऑब्जर्विंग. एवरीबॉडी लुक्ड सैड. कुछ बुरा हुआ है. And Hauser had brought an old primer. Primer is a book thumbed at the edges. मतलब थोड़ी पुरानी बुक हो गई तब भी थोड़ी edges से मुड़ी हुई है. And he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. तो जो पढ़ता नहीं था, जो विलेजर था, वो सडनली एक दिन स्कूल आ जाता है, बैठ जाता है चुपचाप, दुखी है एंड बुक खोल के बैठा हुआ है. ये क्या हो गया? While I was wondering about it all, M. Hamill mounted his chair, chair पे बैठ गया, and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." Now we know इतना ऐसा माहौल क्यों था. It was basically the last French lesson. And it is something not by choice. It was imposed. क्यों? क्योंकि बर्डन से ऑर्डर आया था that now German language has to be taught. So now everybody was in shock. ये क्या हो गया एकदम से? हमारी लैंग्वेज ही आप छीन रहे हो हमसे. एंड हमारी कोई गलती भी नहीं है इसमें. आर यू गेटिंग इट? तो एवरीवन इज शॉक, इज सैड. तभी वो विलेजर्स भी उठ के आ गए, सारे बैठ गए यहाँ पर. एवरीवन इज वेरी जैसे कई बार ना हमें कोई ऐसी न्यूज़ मिलती है तो कई बार हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, रजिस्टर नहीं कर पाते एकदम माइंड में. हम शॉक में आ जाते हैं, एकदम दुखी भी होते हैं और शॉक में भी होते हैं एकदम से कि ये क्या हुआ. What a thunderclap these words were to me. So अब फ्रांस में एकदम शॉक हो गया. जो खुद कभी नहीं पढ़ता था वो भी एकदम से ना ही इज अलार्म्ड. मतलब एकदम से कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हो गया. ये क्या हो गया एकदम से? Are you getting it?
Oh, the wretches! That was what they had put up at the town hall. Wretches का मतलब वो लोग जिनको आप ज़्यादा पसंद नहीं करते हो, who are hated. इसका मतलब उन लोगों ने यही नोटिस लगाया होगा. My last French lesson. Why I hardly knew how to ride. I should never learn anymore. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the Saar. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. And M. Hamlet too. The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. तो सडनली क्या हुआ है जैसे ही न्यूज ब्रेक हुई है ही इज इन शॉक एंड ही इज इन रिग्रेट नाउ उसको एकदम से सारा अपना पास्ट रिकॉल हो रहा है कि मैं पढ़ता नहीं था मैं बाहर चले जाता था क्या करता था ही यूज्ड टू सीक फॉर बर्ड्स एग्स ही यूज्ड टू स्लाइड ऑन द सार रिवर का नाम होता है एंड ही इज रिटन के बुक्स उसको बहुत हैवी लगती थी मतलब उसको एक था यार क्या सर दर्द बुक्स लेकर जाना पड़ा इसको नाउ सडनली हिज पर्सपेक्टिव हैज चेंज्ड नाउ ही इज ट्रीटिंग हिज बुक्स लाइक हिज बेस्ट फ्रेंड्स क्यों क्योंकि अब उसे पता है कि अब वो दोबारा नहीं पढ़ पाएगा इसे कहते हैं ना कि इंसान को जब कोई चीज मिल जाती है तो उसकी कीमत नहीं होती जब वो चली जाती है वो खो देता है चीज तो उसकी फिर कीमत दुगनी हो जाती है राइट सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड कि जो बच्चा इतना स्टूडियस था भी नहीं सीरियस भी नहीं था पढ़ाई को लेके सडनली उसको भी बुक्स को लेकर रिस्पेक्ट है टीचर को लेकर रिस्पेक्ट है अब उसको पास में ये याद नहीं आ रहा कि एम हैमल उसको बहुत डांटता था नहीं ही इज जस्ट इन रिग्रेट नाउ एकदम से हुआ क्या मतलब यू नो ही वाज थिंकिंग कि एग्जाम आते हैं तो बच्चे एग्जाम से एक हफ्ता पहले ही पढ़ना शुरू करेंगे 2-3 दिन पहले ही पढ़ेंगे कर जाएंगे बट अब मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा और मैंने अभी तक पढ़ाई कर ही नहीं दी कभी so now suddenly when he knows that he has lost this opportunity कह लो या right कह लो क्योंकि obviously as a native French person he should be speaking and learning French but अब क्योंकि orders आ गए you can't go against them suddenly उसको बहुत बुरा लग रहा है अब he's in regret poor man it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes and now I understand why the old men of the village were sitting there in the back of the room फाइनली अब उसको सब कुछ क्लियर हो गया क्यों एम हैमिल ऐसे ड्रेस्ड अप है क्यों लोग विलेजर्स ऐसे बैठे हुए हैं पीछे नाउ ही हैज अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग द सेम इमोशन ओनली दे आर शॉक्ड दे आर फीलिंग सैड आल्सो नाउ लेट्स समराइज दिस पेज सो फर्स्ट थिंग वी गॉट टू नो अबाउट स्टार्टिंग में क्या बात हो रही है एम हैमल की संडे क्लोथ्स की बात हो रही है दैट व्हाट ही वाज वेयरिंग क्यों उसकी सिग्निफिकेंस क्या है that this type of clothing let's read the beautiful green coat frilled short little black silk cap all embroidered he कब पहनता था only on the inspection and price days second thing he got to know that it is the last lesson ये पेज में क्या पता चला कि फ्रांस को पता चला कि ये उसका लास्ट लेसन है और फ्रेंच लैंग्वेज एंड नाउ फ्रांस इज इन रिग्रेट ही ऑल्सो ऑब्जर्व्स कि विलेजर्स बैठे हुए हैं तो अब हमारे में क्विक पॉइंट हमने बना लिया मन में कि ये हुआ था नेक्स्ट now next page it was because they were sorry too that they had not gone to school more it was their way of thanking a master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more अब वो विलेजर्स की बात भी कर रहे हैं क्या इट्स जस्ट अ वे द विलेजर्स वर पेइंग रिस्पेक्ट टू एम हैमिल क्योंकि उन्होंने भी पढ़ाई नहीं करी थी फ्रांस तो चलो छोटा सा एक बच्चा है अभी कह सकते हो इनोसेंस है कि नहीं उसका पढ़ने का इतना मन नहीं रखता इतना इंटरेस्ट है उसको बट विलेजर्स उन्होंने भी पढ़ाई नहीं करी थी दे आल्सो मस्ट हैव लेफ्ट द स्कूल मिडवे ओनली राइट सो नाउ दे हैव कम बैक टू जस्ट पे रिस्पेक्ट द टीचर बिकॉज वो टीचर्स को तो बहुत अच्छा था राइट अच्छे से पढ़ाता होगा वेरी ऑनेस्ट टू वर्क and that's what they were showing the respect अच्छा एम हैमिल कब से पढ़ा था for the past 40 years and last thing क्या देखो of showing their respect for the country that was theirs no more तो लैंग्वेज का कितना बड़ा एसोसिएशन होता है नेशन से लैंग्वेज छिन जाना मतलब कि आपका नेशन ही आपके पास नहीं रहा आई गेटिंग इट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल
प्ले करता है लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज से पहचान बनती है आपकी, नॉट कंप्लीट आइडेंटिटी बट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आइडेंटिटी. While I was thinking of all this, I heard my name called. तो अभी फ्रांस ना सब कुछ सोचे प्रोसेस कर रहे एकदम से क्या हुआ है everything. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake? अब वो सोचे कि यार मैं कैसे इतना फ्लॉलेस होके बोलूँ, मेरे को तो आता ही नहीं है. But I got mixed up on the first words and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. उसको शर्म आ रही है बहुत ज़्यादा कि उसको नहीं आता वो रोल, एंड ही नोज कि ये लास्ट सेशन है, मतलब लास्ट स्टेप पे भी मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, मैं क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दे पा रहा. ही इज फीलिंग लिटिल बैड, ashamed of himself. I heard M. Hamill say to me, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. So the teacher is being empathetic. उसको भी समझ में आ रहा है कि बच्चे को बुरा लग रहा है. Bah, I have plenty of time. I'll learn it tomorrow. And now you see where we have come out. Ah, that's the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language? But you're not the worst, poor little France. We have all a great deal to reproach ourselves with. So M. Hamill was empathizing and he was saying, it's not just your fault. एक लाइन इसने यहाँ पे यूज करी है, that's the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. तो Alsace यहाँ पे personified है, that basically the people of Alsace they put off learning till tomorrow, मतलब they procrastinate, that I've used the word. मतलब वैसे तो ये ह्यूमन टेंडेंसी भी होती है, नॉट ज़रूरी हर ह्यूमन के लिए, बट इन जनरल बहुत लोग होते हैं जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, पोस्टपोन करते हैं, डिले करते हैं चीज़ों को. Here in this context, it was about learning the language. So he's saying that ये सिर्फ आपकी गलती नहीं है, बहुत लोगों की गलती है जो हमेशा चीज़ें पोस्टपोन करते हैं. एंड सडनली लाइक इन दिस केस ही रियलाइजेस कि अब वो लैंग्वेज को पढ़ भी नहीं सकता. नाउ इज सेइंग कि अब जिन लोगों ने जो वहाँ पे रूल कर रहे हैं अब रशियंस एंड अब वो जर्मन लैंग्वेज सिखाएंगे, तो ऑब्वियसली वो तो हंसेंगे ना कि इनको तो फ्रेंच ढंग से बोलने भी नहीं आते थे. आर यू गेटिंग इट? तो कैसा अजीब सा लग रहा है. Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on the farm or at the mills so as to have a little more money. And I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? So he's saying कि फ्रांस सिर्फ आपकी गलती नहीं है. It's not just about you not paying attention in class or not studying well. बाकियों की भी गलती है. And here he has pointed out his parents who used to encourage France to work so that they can earn money. And over here, M. Hamill also, who used to sometimes just give an off and used to send him to just water the flowers instead of encouraging more to study. Then, from one thing to another, M. Hamill went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, and that we must guard it among us and never forget it. Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. इसको मैं explain करती हूँ, but let's first quickly summarize the previous page. क्या होता है यहाँ पे? There was a conversation going on between M. Hamill and France. Then यहाँ पे procrastination की बात करी गई है, and also the reasons have been mentioned कि फ्रांस क्यों नहीं ढंग से पढ़ पाया. One, parents की वजह से, क्योंकि parents से हमेशा काम के लिए encourage करता है. Second was M. Hamill, who also didn't bother a lot, जो कभी छुट्टियां दे देता था, and used to send him for fishing or watering the flowers. Now I'll read this line again, that we must guard it among us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. बहुत बड़ी बात है. की टू प्रिजन का मतलब क्या है? हिंदी में ऐसा होता है, जेल है, एक प्रिजन है, ताला लगा हुआ है, ताला खोलने के लिए चाबी चाहिए.
तो एक की का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ ना कि इफ समवन इज देयर बिहाइंड द बार्स उसको निकालना, तो सबसे पहले आपको की देना पड़ेगा, उससे आप लॉक खोलोगे तभी वो बाहर निकलेगा. सो व्हाट इज हैपेंड ओवर हियर, इट्स काइंड ऑफ लिविंग इन अ प्रिजन ओनली ना. जब आपको पता चल गया दैट यू कांट स्पीक योर लैंग्वेज, इमेजिन अगर हम पे भी इम्पोज कर देते हैं दैट यू नो हमें तो चलो हिंदी इंग्लिश आती है, सो सडनली वी गेट दिस नोटिस, यू नो इट्स एन ऑर्डर दैट आप हिंदी भी नहीं बोल सकते, इंग्लिश भी नहीं बोल सकते, एंड एनी अदर रीजनल लैंग्वेज दैट इंडिया हैज, हम वो भी नहीं बोल सकते, एंड हम सडनली कोई फॉरेन लैंग्वेज हम पे इम्पोज कर देते हैं. तो सडनली हमें भी बहुत अजीब लगेगा ना कि हम बात कैसे करें, ना हिंदी बोल सकते ना इंग्लिश बोल सकते, और जो भी हमारे जैसे मराठी हो गई, तमिल, कोई भी हमारी इंडियन जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, अगर हम वो भी ना बोल पाए, उस सब पे मना कर दें, एंड कोई फॉरेन लैंग्वेज, अभी मुझे वैसे रिकॉल मे में कोई लैंग्वेज जो हमने कभी पढ़ी भी नहीं है, कोई सुनी भी नहीं, इतना कॉमनली यूज भी नहीं है वो लैंग्वेज, सडनली वो ही हम पे इम्पोज कर देते हैं कि हमें इसी लैंग्वेज में बात करनी होगी, अब से ये लैंग्वेज ही सीखनी पड़ेगी. इट्स वेरी सफोकेटिंग. इट्स लाइक यू लिविंग इन अ प्रिजन ओनली. बिकॉज लैंग्वेज अगर आप देखोगे ना एक बेसिक लेवल पे हमें यूनाइट भी करता है. आप समझ रहे हो, जैसे इंडिया में पर्टिकुलर रीजन है, फॉर एग्जाम्पल पंजाब है, वहाँ पे पंजाबी लैंग्वेज मोस्टली ज़्यादा ऑफनली स्पोकन होगी वहाँ पे. महाराष्ट्र में मराठी होगी. आई एम नॉट सेइंग वहाँ पे और भी हमारी हिंदी भी चलेगी, इंग्लिश भी चलेगी, बट मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ. एक सॉर्ट ऑफ आपकी यूनिटी बनती है. सी इंडिया तो इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी होंगी, बट चलो अगर हम जर्मनी की बात करते हैं जहाँ पे जर्मन ही चलेगी, फ्रांस में फ्रेंच ही चलेगा, राइट, दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज ओनली. सो दोज पीपल आर एक्चुअली यूनाइटेड बाय दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, क्योंकि अब हमें और क्या यूनाइट करेगा, इतनी सारी चीजें दुनिया में, पीपल आर सो डिफरेंट, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट कैन यूनाइट. जर्मनी के लोगों में ऐसी क्या कॉमनैलिटी, मतलब पूरी पॉपुलेशन से क्या कॉमन है कि वो सारे एक लैंग्वेज बोलते हैं, दैट इज जर्मन. फ्रांस के लोग फ्रेंच बोल रहे हैं, आई गेटिंग इट. इंडिया में भी इनफैक्ट इफ यू टेक आवर एग्जाम्पल कि हमारी ये सारी लैंग्वेजेस हम बोल रहे हैं, दैट्स ऑल्सो आवर स्ट्रेंथ ओनली. ये भी हमारी यूनिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दैट वी रिस्पेक्ट ईच अदर एंड वी रिस्पेक्ट ईच अदर्स प्रेफरेंस ऑल्सो. कि अगर आपको इस लैंग्वेज में बात करनी है, इंग्लिश में बात करनी है, हिंदी में करनी है, कोई भी और लैंग्वेज में इंडिया में आप करोगे तो हम रिस्पेक्ट भी करते हैं उस चीज़ की. तो दैट्स ऑल्सो अ स्ट्रेंथ. तो आप समझो लैंग्वेज जो है एक बेसिक लेवल पे, जैसे जैसे एक बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग बनाते वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क कहाँ पे करना पड़ता है, फाउंडेशन पे. कि फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो ही बिल्डिंग इतनी खड़ी हो पाएगी, तो ही इतने फ्लोर्स कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं. तो फाउंडेशन बेसिक लेवल पे जो चीज़ होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तभी कहते हैं ना बेसिक प्राइमरी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अब जैसे राइट नाउ वी आर रीडिंग द स्टोरी इन इंग्लिश. हमें इंग्लिश पहले तो नहीं आती थी ना, व्हेन वी वर किड्स. हमें क्या सिखाया गया था, द अल्फाबेट्स. अल्फाबेट सीखे, धीरे धीरे सेंटेंस फॉर्मेशन सीखे, न्यू वोकेबलरी सीखी, इसको बुक कहते हैं, दिस इज अ पेंसिल, दिस इज अ व्हाइट बोर्ड. धीरे धीरे हमने सीखा, राइट, एज किड्स. उसके बाद क्या हुआ, हमने ग्रामर टॉपिक सीखे, पंक्चुएशन सीखा कि लिखते वक्त फुल स्टॉप क्या होता है, कॉमा क्या होता है. स्लोली चली वी स्टार्टेड रीडिंग पैराग्राफ्स, फिर स्टोरीज, फिर हम लिटरेचर नॉवल के डेप्थ में चले गए. बट फाउंडेशन क्या थी लैंग्वेज के लिए, लेटर्स. तो अगर वो ही हमें नहीं पता होगा कि अल्फाबेट्स क्या होते हैं, तो फिर हम आगे कैसे लैंग्वेज को कन्वर्स कर पाएंगे. तो इसका मतलब क्या था कि जो बेसिक लेवल पे जो चीज़ होती है वो बहुत मायने रखती है. एंड लैंग्वेज इज द मोस्ट बेसिक फाउंडेशन लेवल पे चीज़ होती है, जिससे सब यूनाइट हो जाते हैं उस कंट्री के. तो एक तरह से आपने उस कंट्री की यूनिटी ही छीन ली है. आर यू गेटिंग इट? That's why they say कि it's a key to the prison. Like if you all will still continue to speak this particular language of French, you all will be united, and somehow आप आगे you can conquer the situation as well. Language का इतना important role होता है. Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy, so easy. I think too that I had never listened so carefully, and that he had never explained everything with so much patience. So now for the first time France is actually paying attention. अब मेरे को जब इंटरेस्ट आ जाता है ना तो मैं समझ में भी आने लग जाता है काफ़ी चीज़. एक तो टीचर भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बहुत मन से दिल लगा के पढ़ा रहे हैं, एंड नाउ द स्टूडेंट इज ऑल्सो पेइंग अटेंशन. नाउ उसको भी समझ में आ जाएगा.
It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away, and to put it all into our heads at once too. तो एम हैमिल का पढ़ाने का तरीका ऐसा था that ऐसा अगर मैं इसमें सारी नॉलेज में दे दूँ, किसी तरह इन सबको फ्रेंच लैंग्वेज पता हो, जितनी मेरे में ऐसे टीचर का एक बहुत बेसिक इंटेंशन होती है ना कि जो भी नॉलेज एक टीचर के पास होते हैं, दैट टीचर वांट्स टू इम्पार्ट दैट नॉलेज टू देयर स्टूडेंट्स आल्सो। वो एम हैमिल के केस में क्या हो रहा है that he wants to impart the knowledge of French language. He wants his students to know the depth. He just wants his students to understand all the rules, everything. उसकी intention ऐसी है because he is getting very emotional that it's the last day, it's the last French lesson. He himself is very emotional right now. So उसको पढ़ाने का तरीका ये ऐसा है कि बस ये समझ जाए किस तरह, चाहे मैं इनको ना भी पढ़ा पाऊँ, आई होप इनको फ्रेंच लैंग्वेज आती हो एंड दे आर एबल टू कन्वर्स प्रॉपरली, राइट? After the grammar, we had a lesson in writing. That day, M. Hamill had new copies for us, written in a beautiful round hand. France Alsace, France Alsace. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. Once, some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones, who worked right on tracing their officials, as if that was French too. Now, that particular day, everyone was paying attention with them. सब सीखने में बहुत बिजी थे, क्यों? नॉट आउट ऑफ वेरी इंटरेस्ट, मेरी हॉबी है, मेरे को पढ़ने का मन है, नहीं, बिकॉज दे वर वेरी इमोशनल, दे नो कि आज के बाद हम इस लैंग्वेज को नहीं पढ़ पाएंगे। दैट वाज दैट वन थिंग। अब देखा, अब जब पता चल गया कि ये लैंग्वेज हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो पूरी क्लास ही यूनाइट हो गई इस चक्कर में। पूरी क्लास में जितने भी टॉकेटिव लोग थे वो सारे शांति से पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब उनको पता चल गया कि उनकी लैंग्वेज उनसे छीन हुई है, इसका मतलब लैंग्वेज का कितना इंपॉर्टेंट रोल था। एंड इज मेंशन दैट इवन जो बाहर जो फिशिंग कर रहे होंगे, जो अपने फिश हुक्स पे ध्यान दे रहे थे, इवन दे वर आल्सो वेरी साइलेंट एंड फोकस, क्योंकि बीटल भी आ जाती है, अब रूम में लिजर्ड आ जाएगा, हनी भी कुछ तो आ जाएगा, कॉकरोच आ जाएगा, तो एकदम से यू गेट डिस्ट्रैक्टेड ना कि यार ये आ गया इंसेक्ट, पहले इसको हटाओ, है ना? जैसे मैं भी कॉकरोच आ जाए, लिजर्ड आ जाए, आई कांट पे अटेंशन, हट जाओ पहले तो, राइट? बट एट दैट डे एवरीवन वाज सो मूव्ड अवे, यू नो, बाय दिस इमोशन कि अब उनको पता है उनको लैंग्वेज दोबारा नहीं पढ़ने को मिलेगी। They all just ignored that and they were absolutely 100% concentrating over there. टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं आराम से लिख रहे हैं, एंड द ओनली साउंड दैट कुड बी हर्ड वाज ऑफ पेन्स स्क्रैचिंग, मतलब जो पेन्स की लिखने की आवाज आती है वो आ रही थी। इसका तो इतना पिन ड्रॉप साइलेंस था वहां पे। On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? इसका मतलब मैं सोच रही कि इतना ऑपरेशन होगा क्या? सी पिजन्स की तो ऑब्वियसली कोई लैंग्वेज है नहीं, बट यहाँ पे इसका मतलब क्या है ना, ही इज फीलिंग जैसे हम पे ऑपरेस कर दिया है, इन पे भी कर दिया है, मतलब यू नो ही इज काइंड ऑफ, यू नो, जस्ट ट्राइंग टू रियलाइज कि सीरियसली हमारी वो लैंग्वेज हमसे चली गई है, इतना डीपली वो इफेक्ट हो रहा है उस चीज से एक्चुअली, क्योंकि हम पे भी हमारी बेसिक चीज, सी पिजन्स के अंदर कू करते हैं, उनकी जो एक वॉइस होते हैं जिस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, तो वो क्या कह रहा है कि हमारी बात करने का तरीका यही है। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइट नाउ टॉकिंग टू यू इन हिंदी एंड इंग्लिश ओनली, आप मुझसे ये छीन लोगे क्या, तो फिर मैं पढ़ाऊंगी कैसे? आर यू गेटिंग इट? इफ सडनली आई एम टोल्ड कि आपको कोई और लैंग्वेज पढ़ाना है, सी जर्मन तो मुझे आता है, जब कोई और लैंग्वेज बोलता है चलो, तो अब मैं कैसे पढ़ाऊंगी आपको? इधर आई कैन टॉक टू यू इन हिंदी और इंग्लिश और जर्मन, इसके अलावा मुझे कोई लैंग्वेज आती नहीं है। So now he's just, you know, just realizing the depth of the situation कि seriously हमारी basic चीज हमसे छीन गई है basically. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamill sitting motionless, without any movement, in his chair and gazing over the देखना, looking first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. इसका मतलब सी जो क्लास 12 में आप हो, सो यू कैन रिलेट दिस कि जब आपका लास्ट डे होगा ना, जब फेयरवेल होगा या फेयरवेल से पहले के जो लास्ट कुछ दिन होंगे पढ़ाई के, तब आप ना बहुत इमोशनल जाओगे, मैं भी हो गई थी। एंड आप अब अपने क्लासरूम को वो देखोगे कि हमारी ये चेयर्स पड़ी हुई है, ये वाइट बोर्ड था, यहाँ पे एसी था, फैन, आप फिर देखोगे
इनफैक्ट फेयरवेल वाले डे भी मुझे याद है, मैं लास्ट टाइम जब मैं अपने स्कूल से बाहर निकल रही थी, आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग एवरीथिंग, क्योंकि वो ना, आपको पता है कि अब आप वापस दोबारा उस जगह पे नहीं जा पाओगे। सो इट्स जस्ट दैट, इट्स अ वेरी नेचुरली एक इमोशन है आपको, जब आप सब कुछ एक बार देखना चाहते हो कि बस याद रहे मुझे जगह, क्योंकि मुझे पता है मैं वापस नहीं जा पाऊंगी अब इस जगह पे। So M. Hamil also, now he was also going out of the country only. So he was also, just trying to fix everything in his mind कि ऐसा classroom दिखता था, everything. Because now, because he is a French teacher only, तो उसकी तो job जा चुकी है actually, आगे हम पढ़ेंगे. So वो एक तरह से बस एक emotional हो रहा है. Fancy, for 40 years, he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. Just like that. Only the desks and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hop vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. How it must have broken his heart to leave it all. Poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. So they were just packing their stuff because they were going to leave the country. अब वो क्यों कंट्री छोड़ रहे हैं हमें रीजन नहीं पता, probably just a guess, because he is a French teacher and French language अब वहाँ पे बोली नहीं जा सकती. He might go somewhere else for looking for a job. But ये reason अभी हमें नहीं पता. All we know is that he was just packing his stuff and next day he would leave the country. But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in history, and the babies chanted their ba baby boo boo. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with him. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember it. That last lesson. So you could see कि Hauser basically ना एक surname की तरह भी use होता है. So you just looking कि ना हर बंदा कितना emotional हो रहा है. वो बस पढ़ रहा है. क्योंकि अब basically यही होता है ना, जब इंसान को वो पता चल जाए and that human has basically lost this thing. It could be a person also. कई बार जब कोई अच्छा इंसान हमारी लाइफ में होता है, उसकी वैल्यू नहीं होती. जब वो चला जाता है, देन वी फील लाइक हम एक रिग्रेट में आते हैं कि काश उससे ढंग से बात करी होती, ढंग से उसको ट्रीट करा भी होता, राइट. तो ओवर हेयर इन दिस केस दे आर वेरी इमोशनल, क्योंकि उनको पता है कि लैंग्वेज दोबारा फ्रेंच लैंग्वेज अब वो नहीं पढ़ पाएंगे. All at once, the church clock struck 12, then the Angelus. At the same moment, the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. M. Hamel stood up, very pale in his chair. I never saw him look so tall. My friends, said he, I, I, but something choked him. He could not go on. जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो ना, ज़रूरी नहीं कि आपको रोना ही आ रहा होगा, बट जब बहुत इमोशनल होते हो ना, बोलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है. ऐसा आपने एक्सपीरियंस करा होगा डेफिनेटली, जब आप एकदम बोल ही नहीं पा रहे हो, इतने पेन में हो, इतने दुखी हुआ. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could. So जितनी उसमें स्ट्रेंथ एक हिम्मत से बहुत मुश्किल से उसने से मार्क कर लेके ना लिखा, Vive la France. That means ये एक फ्रेंच वर्ड ही है तीनों. That means long live France. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word, he made a gesture to us with his hand. School is dismissed. You may go. So, इतना इमोशनल था कि वो बोल नहीं पाया. उसने पहले बोर्ड पर ऐसे लिखा, and then he just probably एक ऐसे gesture किया that class over हो गया, अब आप जा सकते हो. So over here, the statement that he used, जो French में लिखा हुआ है, Vive la France, that means long live France, that's a statement showing that he is a patriot. Thank you so much for watching till the end. Please subscribe to my channel, like and share my videos. See you in the next lesson. Bye bye.